आधी किनारे की मोहब्बत आधी एपिसोड 5। दोपहर की नरम धूप सहन के कोने में फैली हुई थी। पीपल की दरख्त की छांव में दादी आराम से तस्बीह पढ़ रही थी। कभी कभार हल्की हवा की झोंकने उनके सफ़ेद बालों की छू कर गुजरते और सामने ज़मीन पर बैठी हानिया खामोशी उनके पाँव दबा रही थी। हानिया के चेहरे पर थकान थी मगर अंदाज में नरमी। दादी ने उसे देखा और तस्वीर रोक कर नरमी से बोली, हानिया बेटी छोड़ दो, अब तुम सुबह से काम कर रही हो, कभी अपने लिए भी सोचा करो। हानिया मुस्कुराते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, दादी जब आप पाँव दबाती हो ना दिल को सुकून मिलता है, यूँ लगता है जैसे अम्मी मेरे सामने बैठी हो, उनके बाद आप ही मेरी दुआ और साया हैं। दादी की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने हानिया के सर पर हाथ रखा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारी जैसी लड़की आज के ज़माने में कहाँ मिलती हैं। खिदमत को इबादत समझने वाली, नरम खामोश मगर मजबूत। हानिया ने आहिस्ता से कहा, दादी मुझे बस ये लगता है अगर किसी के दिल से निकल जाए दुआ तो वो सब दौलत ज़्यादा कीमती होती है। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती, अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ। दादी को मुस्करा कर कहा, फ़र्ज़ बेटी, ये फ़र्ज़ नहीं मोहब्बत है, तुम्हारे हाथों में बरकत है। जब तुम मेरा ख्याल रखती हो ना तो यूँ ही लगता है जैसे ये हवेली फिर से ज़िंदा हो गई है। हानिया ने नज़रें झुकाते हुए कहा, काश दादी सब लोग ऐसा ही सोचें जैसे आप सोचती। कभी कभी लगता है यहाँ सबके दिलों में एक दीवार से खड़ी हो गई है। दादी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, वक्त और अना इंसान के दिलों में दीवारें बना देती है, मगर याद रखना जो खिदमत दिल से करे अल्लाह खुद उसकी दिल का रास्ता खोल देता है। तुम अपनी नरमी बरकरार रखो, क्योंकि यही नरमी तुम्हें दूसरे से ममता बनाती है। हाँ, हानिया ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उठी और बावर्ची खाने की तरफ गई। कुछ देर बाद एक गिलास हल्दी वाला दूध लेकर वापस आई। ये लीजिए दादी, अभी गर्म किया, इसमें चिटकीदार चीनी भी डाली है, हड्डियों के लिए अच्छी होती है। दादी ने मोहब्बत के गिलास थामा। माशाल्लाह, तुम्हें सब पता है, तुम जैसी लड़कियां हो तो बेटा नसीब वालों को मिलती है। हानिया के लबों में हल्की सी मुस्कुराहट आई। दादी अगर आप खुश हैं तो यही मेरी किस्मत की सबसे बड़ी दुआ है। दादी ने मुस्कुरा कर गिलास लबों तक ले गई। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे जिनकी तुम ख्वाब भी नहीं देखे। हानिया ने आहिस्ता सर झुकाया और सहन में एक अजीब सा रोशनी फैल गई, जैसे से मोहब्बत खुद खामोशी में दुआ बन गई हो। शहर में शाम की हल्की सी हवा चल रही थी। धूप की दरख्तों के पत्तों के पीछे ढलने लगी। दादी तस्बीह पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगती और हानिया उनके करीब बैठकर चादर उन पर दर्ज कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे के पास इर्तिजा कर रुकता है। चंद लम्हे वही खड़ा रहता है और आवाज़ देता है, ना कदम बढ़ाता है, बस उस मंजर को खामोशी से देखता रहता है। हानिया चेहरे पर थकान के बावजूद नरमी थी, जैसे खिदमत उसके लिए बोझ नहीं है बल्कि इबादत हो। इर्तिजा के दिल में एक अजीब सा एहसास जागता है। दिल ही दिल में कहता है, यही है वो सुकून जो बरसों से उसके हवेली में खो गया है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है। हानिया चौंक कर सर उठाती है। इर्तिजा के कदमों की चाप सुनकर वो फौरन खड़ी हो जाती है। हानिया हल्की घबराहट से, आप कुछ कह रहे थे? इर्तिजा नज़र हटाकर आहिस्ता से लहजे में कहता है, नहीं, बस देखने आया था कि दादी ठीक है या नहीं। हानिया नरमी से जवाब देती है, जी वो अभी सो गई है, मैंने उन्हें ना हल्दी वाला दूध दिया है, अब आराम कर रही है। चंद लम्हे खामोशी रहती है। इर्तिजा की निगाह हानिया के चेहरे पर ठहरती है। सादा चादर, नरम लहजा और एहतराम से झुका अंदाज। इर्तिजा आहिस्ता से, तुम इनका बहुत ख्याल रखती हो, शायद हम सब से ज़्यादा। हानिया चौंक कर नज़र झुका लेती है, नहीं, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, दादी सबकी इज़्ज़त है, मैं उनके कदमों की मिट्टी भी नहीं हूँ। इर्तिजा के चेहरे पर नरमी उतरती है। वो चंद लम्हे उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है हानिया, तुम खिदमत नहीं करती, दिल जीत लेती हो। हानिया के लब कांपते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से सर झुका कर बोलती है, बस दादी सलामत रहे, यही दुआ है। इर्तिजा की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीछे हटता है। दादी के करीब एक नज़र डालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। हवा में हल्की सी खुशबू फैलती है और हानिया के दिल में एक अनोखी सी गूंज रह जाती है। शायद आज पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को महसूस किया। कमरे में मध्यम से रोशनी जल रही थी। फर्श में बिखरी हुई थी दवाओं की बोतलें और एक तरफ मेज़ पर आधी भरी शराब की बोतल रखी थी। हवा में दवाइयों और तन्हाई की मिली जुली हुई फैली थी। सलीम खान बिस्तर पर नीम दराज थे, आंखें बोझल, चेहरे थका हुआ और लबों पर रब्त सी बड़बड़ाहट। दरवाजे आहिस्ता से खुलता है। इर्तिजा अंदर आता है। चंद लम्हे खामोश से खड़ा रहता है, फिर मध्यम आवाज़ में बोलता है, यही रह गया है ना अबू,
वही शख्स जो कभी पूरे कबीले का सहारा था, अब इन दीवारों में कैद, शराब और दवा के बीच खोया हुआ है। चंद लम्हे की खामोशी। सलीम खान की धीरे से आंखें खोलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मगर नजरें धुंधला जाती है। सलीम खान मध्यम लहजे में, इर्तिजा तुम आए हो, मैं सोचता था तुम नहीं आओगे। सब कहते थे सरदार बन गया, अब बाप भूल ही गया होगा। इर्तिजा की तरफ से मैं कभी नहीं बोला अबू, पर आपने खुद से मुंह मोड़ लिया। मैंने जब लौटा तो सुना सलीम खान अब ज़्यादातर सोते रहते हैं दवा के असर से, और कभी कभी शराब से नींद पूरी करते हैं। और आहिस्ता से मेज़ पर रखी बोतल उठाता है और तल्खी से कहता है, ये वो इज़्ज़त थी जिसके लिए मैं खुद को कुर्बान किया था। ये वो बाप है जिनके कदमों के तले मैंने अपने ख्वाब रखे दबे थे। सलीम खान खामोश से रहते हैं, चेहरे पे पछतावे की झलक उतरती है। वो धीरे से बोलते हैं, मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहता था बेटे, जिंदगी ने बस थका दिया। यही नींद, ये दवा शायद सुकून ढूंढते बहाना है। इर्तिजा के चंद लम्हे उसे देखता रहता है, फिर आहिस्ता से बोतल मेज़ पर रख देता है और सल्देजी में कहता है, इर्तिजा सुकून? आपने सुकून ढूंढते ढूंढते खुद को खो दिया अबू, और मैं 20 साल से बस आपकी ढूंढता रहा। कमरे में खामोशी छा जाती है। बाहर से हवा का झोंका आता है, चिराग की लू हल्की सी डगमगाती है और दोनों के बीच एक लंबी दर्द भरी खामोशी फैल जाती है। महल के बड़े सहन में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई होती है, पुराने दरख्तों की साए, लटनियों की रोशनी, और दरमियान में रखा बड़ा सा दस्तरखान जहाँ खानदान की सब अफराद जमा थे। हवा में एक खामोशी, वक़ार और छपी कशीदगी घली हुई थी। नौकर खिदमत में मसरूफ़ थे। दादी ऊंची मसंद पर बैठी तस्बीह गिन रही थी। सलीम खान सरदार नीलम बेदार हालत में बैठे थे, चेहरे पर उम्र और थकन के निशानात नमिया थे। दवा और तन्हाई उनकी शख्सियत से रैब छीन लिया था, जो कभी पूरे गांव पर छाया रहता था। उनके पहलू में नादिया बेगम अपने मखसूस गरूर के साथ बैठी थी, आंखों में वक़ार भी था और तकब्बुर भी। दूसरी तरफ इर्तिजा खान खामोशी मगर बावकार अंदाज में बैठा था, स्याह शलवार कमीज, संजीदा आंखें और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे हर लफ्ज़ के दिल में दब कर रह गया हो। ज़ैन और आयज़ा, नादिया के बच्चे, अपनी माँ के अंदाज में मुतासिर, इर्तिजा से नज़रें मिलाने से भी गरेजा। अनुशे, इर्तिजा की बहन, नरमी से सब की बातें सुन रही थी, हर लम्हा भाई के चेहरे पर देखती कि जैसे दिल में कह रही हो, काश अब्बू और भाई के दरमियान सब ठीक हो जाए। फिज़ा में एक अचानक दादी की आवाज़ गूंजती, सलीम बेटा, कब तक ये खामोशी रहेगी? खान महल के वारिस एक दूसरे से यूं ही कटे हुए लगते हैं जैसे गैर हों। नादिया ने तस्बीह की तरफ देखते हुए बगैर जवाब दिया, अम्मा जी, वक्त बदल गया है, अब ये नई नस्लें पुरानी रस्म के रवाज में यकीन नहीं रखती। इर्तिजा की नज़र उठाती और पहली बार मजबूत लहजे में कहा, वक्त बदला है ज़रूर अम्मा, लेकिन इज़्ज़त और ताल्लुकात की बुनियाद वही होनी चाहिए जो खान महल की पहचान थी। माहौल में जैसी बरसी जम गई है। ज़ैन ने तंजिया हंसी के साथ कहा, भाई साहब, आप इखलाकियात के सबक भी देने लगे। 20 साल मुल्क से बाहर रह कर वापस आए हैं, तो शायद हमें अब अपने असूल समझाएंगे। इर्तिजा ने खामोश से उसे देखा, चेहरे पर सख्ती आई मगर ज़ुबान बंद रही। दादी ने फ़ौरन मदखलात की, ज़ैन, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तमीज़ से बात करो। नादिया ने ज़ैन की कंधा थपथपाया और तल्खी से कहा, अम्मा जी, ये बच्चों का सच बोलने से मत रोकें। सब जानते हैं कि ये हवेली कब के बदल चुकी है, अब पुराने सरदारों के ज़माने नहीं है। दादी की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने इर्तिजा की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, इस हवेली की तुमने संभालना है और तुम्हारे बाप की जगह अब तुम्हें लेनी है। ये घर तुम्हारी खामोशी से नहीं है, तुम्हारी फैसलों से जाएगा। सलीम खान ने नीम बेदारी से सर उठाया, चेहरे पर शर्मिंदगी और कमज़ोरी दोनों थे। मध्यम लहजे में बोली, अम्मा ठीक कह रही है इर्तिजा, इन सब तुम्हारे हाथ में है। मैं थक गया हूँ बेटा, बहुत थक गया हूँ। फिज़ा में सन्नाटा छा गया। नादिया ने नज़रें फेर ली, ज़ैन ने लब बेंच लिए और अनुशे के चेहरे पर आंसू बहने लगे। दादी ने तस्बीह बंद कर दी और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, इस घर को बिखरने से बचा ले। चिराग की लू थोड़ी सी लर्जी और हवा ने जैसे ही सबके दरमियान छुपी सर्द दुश्मनी का आश्कार कर दिया। खान महल के सहन में एक खामोशी जंग शुरू हो चुकी थी, जो लफ्ज़ों से नहीं, नज़रों से लड़ी जा रही थी। आज एक अरसे के बाद हवेली के सब अफराद एक जगह जमा थे। दूर की अजान की हंसी गूंजती है। भाई, खेलने चलें? इर्तिजा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई
اور لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے حویلی میں زندگی لوٹ آئی ہو۔ ہلکی سی شام تھی، صحن میں چائے کی خوشبو پھیل رہی تھی، دادا جھولے پر تسبیح پڑھ رہے تھے، فواد اخبار کے صفحے پلٹ رہا تھا، صبا باورچی خانے میں شام بہت کچھ چائیں لا رہی تھی اور ارتضیٰ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ دادا کمرے کے دروازے کے پاس اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھے تھے، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں عصا۔ اچانک اذان دوڑتا اندر آیا، آنکھوں میں شرارت، آواز میں جوش انداز میں، سب لوگ تیار ہو جائیں، آج میں نے سب کے لیے سرپرائز پرفارمنس رکھی ہے۔ سب چونک گئے، آہا کیا بات ہے بھائی، چھوٹے سردار صاحب نے آج اسٹیج پر آ رہے ہیں؟ جی دادا جان، آج میں سب کی نقل اتاروں گا، لیکن محبت سے، غصے سے نہیں، شاباش، پہلی بات میری نقل بناؤ گے؟ اذان: امی آپ تو سب سے انوکھی ہیں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ سب ہنسنے لگتے۔ اذان نے سب سے پہلے دادی کی نقل کی، جھولی پر بیٹھے کے انداز، چہرے کا سکون، آواز کی نرمی۔ اذان دادی کے انداز میں: ارے اذان دوڑنا مت، نظر لگ جائے گی، بچہ ہو تم، سردار نہیں۔ سب کی کہہ کے گونج اٹھے۔ دادی ہنستے ہوئے بولی: یہ شرارتی بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر وہ سلیم چاچا کی نقل کرنے لگا، ایک بار اٹھا تھا سنجیدہ چہرے، آواز میں رعب: ملک کی معیشت ختم ہو گئی اور چائے ابھی تک ٹھنڈی ہے، یہ کیا نظام ہے؟ پورا خاندان ہنسی سے دوہرا ہو گیا۔ نادیہ نے مذاق میں چائے کا چمچ دکھاتے ہوئے کہا: ابھی تو میں اسی چائے میں ڈبو دوں گی۔ اگلی بار ارتضیٰ کی سائیں کی تھی۔ اذان نے کرسی سے کھینچی اور سیدھا بیٹھا، آنکھیں آسمان کی طرف۔ اذان ارتضیٰ کے لہجے میں بات کم کرتا ہوں، مگر جب کرتا ہوں سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کو سب چپ، پھر ایک دم سے ہنسی کا شور۔ واہ بالکل صحیح کہا، اب لگتا ہے میری کرسی کو بھی اداکار مل گیا ہے۔ آخر میں اذان دادا کی طرف مڑا، سب خاموش ہو گئے۔ اذان آہستہ آہستہ ان کے پاس گیا، عصا تھاما، چشمہ اتارا اور نرمی مگر سنجیدہ لہجے میں اذان دادا کی نقل: یہ حویلی تبھی قائم ہے جب محبت قائم ہو، ورنہ دیواریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جیسے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر دادا نے خود ہنس پڑے اور سب تالیاں بجانے لگے۔ دادا: شاباش میرے پوتے، تو نے تو سب کی نقل نہیں، سب کی دلوں کی بات دکھا دی۔ یہ ہنسی، یہ رونق چہرے تو اصل دولت اس خاندان کی۔ اذان دوڑ کر دادا کے گلے لگ گیا، دادی نے آنسو پوچھے، فواد نے اخبار رکھ دیا اور صبا نے چائے سب کو بانٹ دی۔ فضا میں ہنسی، محبت اور ایک گھر جیسا سکون پھیل گیا۔ دادا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا: خدا کرے یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ اذان شرارتی انداز میں: ابھی سب کی نقل ہو گئی، بس ایک باقی ہے، فواد چاچا کی محبت بھری نقل۔ فواد چونک گئے، چائے کے کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ فواد: ارے نہیں بس اب ختم کرو یہ ڈرامہ۔ دادا ہنستے ہوئے: نہیں بھائی، اب تو ہم بھی نہیں سنیں گے۔ فواد: اپنی بیگم کیا میٹھی باتیں کرتے ہو؟ صبا شرما کر بولی: جی ابا جی، اذان تو بالکل بگڑ ہی گیا ہے۔ اذان فوراً صبا کے پاس گیا، رومال کاندھے پر ڈالا، بال سجا کر فواد کے چاچا جیسا رعبدار انداز میں بنایا، پھر صبا کے سامنے ہاتھ باندھ کر نرمی سے بولا: صبا تم جانتی ہو نا، جب تم مسکراتی ہو نا تو میرا دل کہتا ہے ساری دنیا ہی رک جائے۔ سب کہکا لگاتے ہیں۔ صبا نے شرما دے کر چائے کا کپ منہ کے سامنے رکھ لیا۔ اذان جاری رکھتے: اور جب تم کہتی ہو نا فواد جی چائے پی لیں تو لگتا ہے جیسے زندگی خود ہی چائے بن کر سامنے آ گئی ہو۔ پورا صحن ہنسی سے گونج اٹھا۔ ارتضیٰ کرسی سے گرنے والے انداز میں ہنس رہا تھا۔ دادی نے تسبیح روک کر ہنستے ہوئے کہا: ارے فواد تم تو شاعر نکلے۔ فواد کا چہرہ لال۔ دادا کہکا لگا کر بولے: شاباش اذان، آج تو نے اپنی باپ کی محبت کی پوری کلاس کھول دی۔ اذان آخر میں ہنستے ہوئے بھاگ گیا اور صبا نے مذاق میں آواز لگائی: رکو، آج تمہیں میں نا فٹ بال نہیں، ساری رات لیکچر دوں گی۔ فواد ہنستے ہوئے: یہ بچہ نہیں، میری نقل میں رومانس کا پروفیسر ہے۔ سب ہنس پڑے۔ دادا نے مسکرا کر کہا: ایسی ہی ہنسی رہنی چاہیے گھر میں، یہی تو زندگی کا حسن ہے۔ کالج کے باغ کے پیچھے بنچ کے پاس شام کی ڈھل رہی تھی، آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا، صرف چند ہی پرندوں کی آوازیں باقی تھیں۔ ثنا اپنی کتابیں گود میں رکھی بیٹھی تھی اور زاہد اس کے سامنے کھڑا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا: زاہد تم ہر روز اتنی جلدی چلی جاتی ہو، آج ذرا دیر رک جاؤ، باتیں مکمل نہیں ہوتی تمہارے بغیر۔ ثنا نے نظریں جھکائے، ہلکی سی ہنسی لبوں پر۔
اپی فکر کرتی ہیں، دیر ہو جائے گی تو ناراض ہو جاتی ہے۔ زاہد نے آہستہ سے ایک قدم قریب آیا، آواز میں نرمی مگر جذبات چھلک رہا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں کسی کے لیے 2 لمحے رک جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ثنا نے سر اٹھایا۔ زاہد کی نگاہوں میں عجیب سا شدت تھی۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی مگر دل کی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زاہد نے دھیرے سے کہا، تمہیں پتہ ہے ثنا، جب تم بات کرتی ہو نا تو لگتا ہے جیسے ہر لفظ دل میں اترتا جا رہا ہے۔ ثنا نے خود سے سنبھالتے ہوئے کہا، زاہد ایسی باتیں مت کیا کرو۔ زاہد نے آہستہ جواب، کیوں، سچ کہنے میں کیا برائی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے اور قریب آیا، چاندنی اس چہرے پر پڑی اور فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ ثنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، زاہد بس، کافی بات ہو گئی آج۔ زاہد کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں کل پھر یہی وقت یہی جگہ، مگر تب تک مسکرا کر آؤ گی۔ ثنا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، پتہ نہیں کل کیا ہو مگر آج تمہاری باتیں یاد رہ جائیں گی۔ ہوا میں چمبا کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی اور دونوں خاموش ہو گئے، جیسے لفظوں کی جگہ احساس بول رہا ہو۔ ثنا اس کی یادوں سے واپس آتی تھی اور آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا آئینہ توڑ دے یا اپنا عکس جلا ڈالے، پر زندگی اس کی کرنا ہی نہیں دیتی تھی۔